नमस्कार दोस्तों, प्यारे बच्चों। आज की वीडियो क्लास है कक्षा 10th की जो सामाजिक की बुक है एसएसटी की। उस एसएसटी की बुक में जो पार्ट दे रखा है सिविक्स का, उस सिविक्स की बुक का सेकंड चैप्टर है, वो है संघवाद। हमने पहले बात कर ली थी कि सत्ता की साझेदारी क्या है। सत्ता की साझेदारी जैसे बेल्जियम और श्रीलंका के विवाद थे, उन विवादों को हमने समझा था। तो आज हम उसी सिविक्स की बुक का जो सेकंड चैप्टर दे रखा है संघवाद, वो संघवाद के बारे में पढ़ते। चलिए, आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना, जिससे और भी समझ में भी आ जाए और आप स्क्रीनशॉट लेते रहना, जिससे आपको नोट्स बनाने में आसानी रहे। चलिए बात करते हैं संघवाद। सबसे पहले तो हम यही बात करेंगे संघवाद क्या है, और संघवाद का जो लेसन दे रखा है वो एग्जाम में किस आधार पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वो क्वेश्चन भी आपको इसमें से याद करने हैं। वो इस तरह याद करने हैं कि छोटे क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, क्योंकि हम बात करें जो इससे संघवाद है, अपना लेसन है संघवाद। और इसी संघवाद की बात करें तो संघवाद में क्या है कि कुल पर्सन, टोटल पर्सन रहेंगे, टोटल क्वेश्चन रहेंगे 3, और अंक जो इसके अंक रहेंगे वो रहेंगे 4। अंक कितने रहेंगे? 4। अब 4 अंक का होगा, यानी कि एक तो अपना हो जाएगा जैसे वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन पूछ लिया, और 2 क्वेश्चन अति लघुतरात्मक क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेते हैं। कभी कभार लघुतरात्मक क्वेश्चन 20 में से पूछ लिया जाता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि टोटल क्वेश्चन कितने रहेंगे? 3 रहेंगे, अंक कितने रहेंगे? 4। तो इस आधार पर ये बटा हुआ है कौन सा? संघवाद है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 4 नंबर कम नहीं होते हैं एग्जाम के लिए। तो इसको आप इस तरह से समझना है कि हाँ, आपको नोट्स भी उतारते रहना, जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आए। तो चलिए बात करते हैं संघवाद क्या होता है। संघवाद उसे कहते हैं यानी कि एक से अधिक, जहाँ पर सरकारें काम करती हो, साधारण भाषा में हम बात करते हैं एक से अधिक ज़्यादा सरकारें काम करती है, उसी क्या कहा गया? संघवाद। तो हम लिखते हैं संघवाद क्या है। तो संघवाद कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि संघवाद क्या है। तो एक से अधिक सरकारें काम करती है। एक से अधिक सरकारें क्या करती है? काम करती है। एक से अधिक सरकारें काम करती है उस शासन व्यवस्था को संघवाद कहते हैं। क्या कहा जाता है? संघवाद कहते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि एक से अधिक जहाँ सरकारें काम करती हो, और एक से अधिक जैसे सरकारें, जैसे हम भारत की बात करें तो भारत में तो क्या है? संघवाद है, क्योंकि यहाँ पर सरकारें बटी हुई है, केंद्र, राज्य, और हम बात करें जैसे स्थानीय स्तर पर तो सरकारें बटी हुई है। तो इस आधार पर हम कहते हैं कि संघवाद, यानी संघ का मतलब होता है जोड़ना, वाद का मतलब विचारधारा, एक ही विचारधारा के लोग और उसमें क्या हो? संघ बना हुआ हो, वो क्या कहलाता है? संघवाद। यानी कि एक से अधिक सरकारें काम करती है, उसी शासन व्यवस्था को क्या कहा जाता है? संघवाद कहा जाता है। जैसे हम बात करें कि सरकार, अब सरकार भी 2 प्रकार से होती है। सरकार कौन सी है? कितने प्रकार की होती है? एक तो होती है एकात्मक। एक तो कौन सी होती है? एकात्मक। एक तो होती है एकात्मक सरकार। अब एकात्मक सरकार होती है, उसमें क्या होता है? एकात्मक सरकार वो होती है जहाँ एक ही राज्य की सरकार हो। एकात्मक सरकार यानी यहाँ लिखते हैं हम एक ही, या एकात्मक राज्य एक या एकल इकाई के रूप में कार्य करे। एकल इकाई के रूप में शामिल या ये कहे कि शामिल या शासित एक ही राज्य है। एक ही राज्य है जिसमें केंद्र सरकार सर्वोच्च अधिकार हो। क्या हो? सर्वोच्च अधिकार हो। जैसे हम बात करें कौन कौन से उदाहरण होंगे? एकात्मक सरकार किसे कहा गया? जहाँ एकात्मक राज्य एकल इकाई के रूप में कार्य करता हो और उसका सर्वोच्च अधिकार किसके पास हो? केंद्र सरकार के पास हो। यानी कि एक ही अधिकार होना चाहिए, एक के पास अधिकार हो, और इकाइयाँ तो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन एक के पास सारे अधिकार हो, वो कौन सा कहलाएगी? एकात्मक सरकार कहलाएगी। जैसे उदाहरण की बात करें, यूनाइटेड किंगडम, यूके में ऐसा ही है। यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो कौन सी सरकार है? एकात्मक सरकार। जापान की बात करें तो जापान में भी क्या है? एकात्मक सरकार है। चीन की बात करें, चीन में भी क्या है? एकात्मक सरकार है। तो यूके, जापान, चीन, और भी बात करते हैं जैसे सऊदी अरब की भी बात करते हैं, सऊदी अरब में भी कौन सी सरकार है? एकात्मक सरकार। सऊदी अरब में कौन सी सरकार है? एकात्मक सरकार। तो यूके, जापान, चीन, सऊदी अरब, यहाँ कौन सी सरकारें पाई जाती है? एकात्मक। क्योंकि हम बात करें जैसे सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब में क्या होता है? वहाँ एक के पास सारी शक्तियाँ हैं। वैसे ही चीन में भी क्या है? एक के पास ही सारी शक्तियाँ है। जैसे केंद्र की बात करें, वहाँ सरकार तो अलग अलग होती है, वहाँ हर राज्य में भी सरकार होती है और स्थानीय स्तर पर भी होती है, लेकिन पूरा अधिकार
काम करने का अधिकार हो, या कोई कानून बनाने का अधिकार हो, या कोई शासन व्यवस्थाएं लागू करनी हो, तो वो सारा संपूर्ण अधिकार किसके पास रहता है? जैसे उसे वहाँ के जो केंद्र सरकार में व्यक्ति रहेगा या ये कि सर्वोच्च अधिकारी होगा, उसके पास सारी अधिकार होंगे। जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ऐसे शक्तियाँ हैं। तो केंद्र सरकार अपनी कुछ शक्तियों को क्या करती है? राज्य सरकार को देती है और कुछ शक्तियाँ दे देती है स्थानीय सरकार को, फिर वो काम करती है। यानी कि पूरा एक ही व्यक्ति पर काम तो किस पर होगा? एक ही व्यक्ति पर होगा। जैसे मान लेते हैं मेरे ऊपर कोई काम करना, तो मेरे ऊपर कानून कौन बनाएगा? केंद्र भी बनाएगी, राज्य भी बनाएगी और स्थानीय सरकार। यानी कि पूरा काम तो किसके अलग अलग आधार पर सरकार के रूप में होगा, लेकिन किसी एक व्यक्ति पर या उसी व्यक्ति पर सारा काम किया जाएगा। एक ही व्यक्ति पर, एक ही व्यक्ति के आधार पर काम होता है, वो क्या होता है? संघवाद। लेकिन यहाँ एकात्मक सरकार में किसी एक व्यक्ति के पास सारे क्या होते हैं? अधिकार होते हैं, और उसमें वह व्यक्ति क्या करता है? उसी के अनुसार कार्य करता है। तो ये ध्यान में रखना, एकात्मक सरकार। अब दूसरी हम बात करें, दूसरी सरकार कौन सी होगी? पहली एकात्मक, दूसरी संघात्मक सरकार की बात करें। संघात्मक सरकार। अब संघात्मक सरकार में क्या होता है? संघात्मक सरकार या संघवाद कह दीजिए या संघात्मक सरकार कह दीजिए, इसमें क्या होता है? ऐसी शासन व्यवस्था जहां पर क्या हो? एक से अधिक सरकारें हो, एक से अधिक सरकारें हो। संघात्मक सरकार में ऐसी शासन व्यवस्था, ऐसी शासन व्यवस्था जहां पर क्या हो? जहां पर एक या एक से दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक सरकारें काम करती हो, दो या दो से अधिक सरकारें क्या करती हो? काम करती हो, कार्य करती हो, वह क्या कहलाता है? संघात्मक सरकार कहलाता है। दो या दो से अधिक सरकारें कार्य करती है। अब जैसे हम बात करें कि संघात्मक सरकार कहाँ है, जैसे कनाडा है, ब्राज़ील है, स्पेन है, भारत है, वहाँ पर कौन सी सरकार है? संघात्मक सरकार। तो लिखे हम कनाडा, जैसे कनाडा की बात कर ले, स्पेन की बात कर ले, ब्राज़ील की बात करें, ब्राज़ील, भारत है जहाँ अर्ध संघात्मक सरकार है। भारत में क्या है? अर्ध संघात्मक सरकार है। कनाडा, स्पेन, ब्राज़ील, भारत है। और भी बात करें तो ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ क्या पाई जाती है? यहाँ संघात्मक सरकार पाई जाती है। जैसे अर्जेंटीना है, स्विट्जरलैंड है, यहाँ कौन सी सरकार पाई जाती है? संघात्मक सरकार। तो ध्यान में रखना, ऐसी शासन व्यवस्था जहाँ पर दो या दो से अधिक सरकारें कार्य करती है, उसे कहा जाता है कनाडा। जैसे कहते हैं कि कनाडा, स्पेन, ब्राज़ील, भारत, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, तो यहाँ कौन सी सरकार पाई जाती है? संघात्मक सरकार। चलिए, एकात्मक और संघात्मक समझ में आया कि एकात्मक सरकार जहाँ एक ही शासन व्यवस्था हो, एक के पास सारे अधिकार हो। संघात्मक में अधिकार तो एक के पास हो, लेकिन वो क्या हो? बटे हुए हो। तो केंद्र, राज्य या स्थानीय सरकारों में बटे हो, पूरे देश में क्या हो? फैले हुए हो, संघात्मक संघ के रूप में कार्य करते हैं, वो कहलाती है संघात्मक सरकार। अब हम बात करें कि जो सरकार होती है वो संघात्मक है, एकात्मक, संघात्मक। तो हमने समझ लिया कि संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं कौन सी होती है। संघात्मक शासन व्यवस्था में क्या क्या होता है? तो संघात्मक शासन की जो विशेषता है उसकी हम बात करें तो जहाँ पर एक तो क्या होता है, यहाँ हमने बात की कि दो या दो से अधिक सरकारें हो। तो पहला पॉइंट यही हो जाएगा अपना, संघात्मक सरकार की क्या हो? विशेषता। संघात्मक या संघीय सरकार की विशेषताएं, संघीय सरकार की विशेषताएं, संघीय सरकार की विशेषताएं। और संघीय सरकार की विशेषताओं की बात करें तो पहली विशेषता यही हो जाएगी, दो या दो से अधिक सरकार होती है। दो या दो से अधिक सरकार होती है, अधिक सरकार होती है। जैसे हमने बात की है बेल्जियम की बात करें तो बेल्जियम में क्या है? बेल्जियम में 4 प्रकार की सरकार है। कितने प्रकार की है? 4 प्रकार की सरकार है। वैसे हम भारत की बात करें तो भारत में कितने प्रकार की सरकार है? 3 प्रकार की सरकार है। 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं? 3 प्रकार की बात करें तो जैसे बात करें अपन केंद्र सरकार, दूसरी हम बात करें राज्य सरकार, और तीसरी हम बात करें स्थानीय सरकार। पहले नहीं थी, लेकिन बाद में 73वां 74वां संवैधानिक संशोधन हुआ, उसके तहत स्थानीय सरकार का भी निर्माण होता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत में कितने प्रकार की सरकार हुई? 3 प्रकार की। बेल्जियम में कितनी प्रकार की सरकार? 4 प्रकार की। जो 27 साझेदारी में हमने पढ़ी थी, कितनी प्रकार की पढ़ी थी? 4 प्रकार की। तो दो या दो से अधिक सरकार होती है, वहाँ कौन सी व्यवस्था पाई जाती है? संघात्मक शासन। और संघीय शासन की प्रमुख विशेषता भी है, दो या दो से अधिक की सरकार हो, वहाँ क्या है? संघात्मक या संघीय शासन व्यवस्था। यहाँ क्या होता है? इसके अलावा और भी होता है कि जैसे अलग अलग सरकार है तो अलग अलग सरकारों की शक्तियों का विभाजन संविधान के अनुसार किया जाता है। अलग अलग सरकारें होती है, अलग अलग सरकारें, जैसे केंद्र में अलग, राज्य में अलग, स्थानीय में अलग, तो अलग अलग सरकारें होती है, अलग अलग सरकारों की शक्तियाँ। दूसरा हम बात करें अलग अलग सरकारें, अलग अलग सरकारें और उनकी जो शक्तियाँ, अलग अलग सरकारों की शक्तियाँ, अलग अलग सरकारों की शक्तियाँ या शक्तियों का विभाजन
संविधान के अनुसार होगा। किसके अनुसार होगा? संविधान के अनुसार होगा। संविधान के अनुसार किया जाता है। और ये अलग अलग शक्तियाँ हैं, यानी कि बटी हुई है। तो कैसे बटी हुई है? केंद्र, राज्य और स्थानीय में। किस में बटी हुई है? इन तीनों में ही बटी हुई है। केंद्र में बटी हुई है, राज्य में बटी हुई है और स्थानीय में बटी हुई है। अलग अलग सरकार है, लेकिन ये शक्तियाँ भी अलग अलग इनको दे रखी है। जैसे हम बात करें राज्य सूची, समवर्ती सूची और केंद्र सूची, तो इनमें कुछ विषय इनको दिए हैं। जैसे केंद्र को दे दिए गए, केंद्र को 99 विषय दिए गए, राज्य को 66 विषय दिए गए। इन 66 विषयों पर कानून कौन बनाएगा? राज्य स्तर की सरकारें बनाएगी। यहाँ 47 विषय और दिए गए, तो 47 विषयों पर कौन सरकार कानून बनाएगी? स्थानीय सरकारें कानून बनाएगी। इसके अलावा अविशिष्ट विषय भी और आते हैं, जो जिन पर केंद्र और राज्य सरकारें बनाती है, तो स्थानीय पर राज्य और केंद्र बनाएगी। लेकिन वो बाद की बात है। लेकिन आप ये देखना कि अलग अलग राज्य सरकारें हैं, उन शक्तियों का विभाजन संविधान के अनुसार केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार को दिया गया है। कार्य क्षेत्र भी इनके क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। कार्य क्षेत्र की भी बात करें तो तीसरा पॉइंट हम बात करें, कार्य क्षेत्र भी क्या होता है? अलग अलग होता है। कार्य क्षेत्र अलग अलग। अब सबका कार्य क्षेत्र अलग अलग होता है। अलग अलग का मतलब यही हुआ कि जो भी कार्य किए जाते हैं, यानी कि केंद्र स्तर के बड़े कार्य होते हैं। जैसे बड़े कार्य कौन से? अंतर्राष्ट्रीय विवाद हो गया, अंतर्राष्ट्रीय सीमा का कोई विवाद है, या अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित कोई विवाद है, या दो से अधिक राज्यों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न हो जाए, या हम ऐसे बात करें कि जैसे बाहरी देशों के द्वारा कोई युद्ध या आक्रमण की स्थिति उत्पन्न हो जाए, तो उस समय इन पर कानून बनाने का अधिकार किसका रहेगा? केंद्र का रहेगा। ऐसे ही राज्य की बात करें, ये तो केंद्र की बात हो गई। अब राज्य सरकार के अलग कार्य कैसे? जैसे राज्य के से संबंधित हो, राज्य के अंदर के कोई कार्य है या राज्य से संबंधित कोई कार्य है, तो राज्य अपने स्तर पर क्या करेगा? उस पर कानून नियम लागू करेगा। स्थानीय स्तर की बात करें तो जैसे ग्राम पंचायतें हैं, या ये कहे कि नगर पालिका है, नगर निगम है, नगर परिषद, तो यहाँ का जो कार्य है, तो उनसे संबंधित जो भी कानून बनेंगे वो उनके अनुसार बना लिए जाएंगे। तो कहने का मतलब यही है कि शक्तियों का बंटवारा अलग अलग है, और अलग अलग ही क्या है? कार्य भी उनको दे रखे हैं। विभिन्न स्तरों द्वारा नागरिकों के एक समूह पर शासन किया जाता है। यहाँ पर विभिन्न स्तरों की जो सरकार है, यानी कि ये जो सरकारें है, विभिन्न स्तरों की सरकारें क्या काम करती है? विभिन्न स्तरों की सरकारें क्या करती है? अलग अलग रूप से क्या करती है? एक समूह पर काम करती है। अलग अलग सरकारें होती है, विभिन्न स्तरों की सरकारें एक समूह पर कार्य करती है। एक समूह पर कार्य करती है। तो ये भी ध्यान में रखना कि एक समूह पर कार्य कैसे करती है, विभिन्न स्तरों की सरकारें एक समूह पर कैसे काम करती है। जैसे संघात्मक सरकार में मैंने बताया था कि एक सरकार, ये काम तो क्या होता है? जैसे केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार के द्वारा भी कानून मेरे ऊपर लागू होगा, राज्य सरकार के द्वारा भी मेरे ऊपर लागू होगा, और स्थानीय सरकार के द्वारा भी मेरे ऊपर कानून लागू होगा। तो मतलब यहाँ यही है कि सरकार तो क्या होगी? अलग अलग होगी, लेकिन किस पर? किसी एक समूह पर, किसी एक ही व्यक्ति पर क्या होगा? वो नियम या वो कार्य उन पर लागू होगा। शासन किस पर किया जाएगा? उसी एक व्यक्ति पर किया जाएगा, तीनों का। यहाँ पर भी एकात्मक सरकार की बात करें तो एकात्मक सरकार में जो शासन है, वो अधिकार तो किसके पास दे रखा है? केवल एक व्यक्ति के पास केंद्र में दे रखा है। बल्कि यहाँ तो अलग अलग दे रखा है, तो वो अलग अलग कार्य करेंगे, लेकिन वो किस पर किया जाएगा? केंद्र सरकार के द्वारा भी भारतीय जनता पर, जैसे भारत की बात करें तो भारतीय जनता पर कानून बनेगा, राज्य सरकार के द्वारा भी कानून बनेगा उसी व्यक्ति पर, और स्थानीय सरकार की बात करें तो उसी पर कानून बनेगा। तो कहने का मतलब यही है कि विभिन्न स्तरों की सरकारें तो होगी, लेकिन वो क्या करेगी? एक समूह पर कार्य करेगी। क्या करेगी? एक समूह पर कार्य करेगी। तो ये कंफ्यूज मत होना कि विभिन्न स्तर की सरकार है, यहाँ अलग अलग काम करेगी तो वो उसी व्यक्ति पर, अरे काम तो उसी व्यक्ति पर करेगी। तो अलग अलग सरकारें होने के बावजूद भी वह एक समूह पर कार्य करती है। और भी इसके अलावा और बात है, संविधान की जो मूल विचारधारा है उसमें संशोधन करने का अधिकार इन दोनों सरकारों का होता है। लोकसभा, राज्यसभा, उन दोनों के द्वारा क्या किया जाएगा? इसमें संशोधन किया जाएगा। और संशोधन यानी करेंगे मतलब कोई कानून भी पारित किया जाता है, विधायिका के माध्यम से किया जाएगा, उस पर सहमति विचार लिए जाएंगे, उसके आधार पर क्या होगा? कानून बनेगा। तो संविधान की मूल जो विचारधारा है, 5वीं विशेषता लिखिए, संविधान की मूल विचारधारा पर कानून बनाने का अधिकार, या संविधान की मूल विचारधारा में कोई संशोधन करना है, मूल विचारधारा पर संशोधन करना है, तो संशोधन करने पर क्या होगा? दोनों स्तर की सरकारें काम करेगी, दोनों स्तर की सरकारें काम करेगी। यानी कि जब भी कोई काम करेगी, यानी कि संविधान की मूल विचारधारा पर कोई संशोधन की बात आ जाए, तो उस समय संविधान की जो संशोधन है, उस संशोधन में दोनों केंद्र और राज्य मिलकर क्या करेगी? उसमें सहयोग करेगी और उसकी मूल विचारधारा में कोई परिवर्तन या संशोधन करेगी। अब आगे बात करें कि संघ निर्माण के तरीके कौन कौन से हैं। संघ के निर्माण के भी 2 प्रकार के तरीके होते हैं। संघ के निर्माण के कितने तरीके होते हैं? 2। यानी एक तो क्या होता है? सबको साथ में लेकर क्या करना, उसमें संघ बनाने की हो। एक हो सबको जोड़कर संघ बनाना। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि संघ निर्माण के तरीके क्या क्या है। तो संघ निर्माण के तरीके, संघ निर्माण के तरीके।
अब कितने प्रकार के तरीके हैं? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं। तो ध्यान में रखना, संघ निर्माण के तरीके कितने हैं? 2 है। एक तो क्या करना, सबको साथ में लेकर संघ बनाना, यानी सबको साथ में लेकर क्या बनाना, संघ बनाना। एक तो हम बात करें पहला, सबको साथ लेकर क्या बनाना, संघ बनाना। सबको साथ लेकर संघ बनाना, संघ बनाना। अब इसमें भी 2 है। दूसरा हम बात करें, दूसरा क्या होगा? दूसरा ये होगा, यानी सबको जोड़कर क्या बनाना, संघ बनाना। सबको जोड़कर क्या बनाना, संघ बनाना। सबको जोड़कर संघ बनाना, संघ बनाना। अब 2 चीज़ें हमारे पास है, 2 तरीके कौन से? संघ निर्माण के तरीके 2 प्रकार से किया कि सबको साथ लेकर में संघ बनाना, सबको साथ में लिया फिर संघ बनाया। अब सबको साथ में लेकर संघ कैसे बनाया जाता है? इस प्रकार की, यानी कि सबको साथ में लेकर संघ बनाने की प्रकार की जो व्यवस्था है, उसमें स्वतंत्र राज्य स्वतः एक दूसरे से मिलकर क्या बनाते हैं, संघ बनाते हैं। स्वतः एक दूसरे के साथ क्या मिल जाते हैं, और स्वतः यानी कि स्वतंत्र रूप से वो क्या करते हैं, स्वतंत्र रूप से एक साथ मिलकर क्या करते हैं, संघ बनाते हैं। एक साथ मिलकर संघ बनाते हैं, संघ बनाते हैं। अब जैसे उदाहरण के माध्यम से समझे कि एक साथ कैसे मिलकर कार्य करते हैं, एक दूसरे मिलकर क्या करते हैं, संघ का निर्माण तो कर लेते हैं। लेकिन ऐसे कौन से हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, वो एक साथ मिलकर क्या करते हैं, संघ बनाते हैं। यानी कि स्वायत्तता बनाने के लिए राज्यों के पास अधिक शक्ति होती है। अब यहाँ पर क्या होता है, जहाँ सबको साथ में लेकर संघ बनाया जाता है, वहाँ एक के पास सारी शक्तियाँ रहती है। यानी कि स्वायत्तता बनाने के लिए राज्यों के पास अधिक शक्ति। स्वायत्तता के लिए क्या होना, स्वायत्तता के लिए राज्यों के पास ज़्यादा शक्ति होना, राज्यों के पास ज़्यादा शक्ति होना। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। शक्ति किसके पास होती है? स्वायत्तता के लिए राज्य के पास होती है। किसमें? सबको साथ लेकर संघ बनाने की विधि में। अब यहाँ उदाहरण की बात करें तो उदाहरण कौन सा होगा? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल है ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ऐसी व्यवस्था है जहाँ पर क्या है, सबको साथ लेकर क्या बनाया जाता है, संघ बनाया जाता है। लेकिन सबको जोड़कर क्या बनाना, संघ बनाना, वह व्यवस्था। जैसे भारत की बात करें, अभी भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई है, तो कांग्रेस के द्वारा भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई, तो इसमें क्या है, जोड़कर संघ बनाया गया है। कांग्रेस पार्टी को क्या करना, जोड़कर संघ बना रही है। तो ऐसे में जो व्यवस्था राज्यों की तुलना में केंद्र अधिक शक्तिशाली होता है। व्यवस्था जो राज्यों की तुलना में क्या हो, राज्यों की तुलना में किसके पास ज़्यादा शक्ति हो, केंद्र के पास हो। तो यहाँ दूसरे में क्या होगा, राज्यों की तुलना केंद्र के पास ज़्यादा शक्ति हो, केंद्र के पास ज़्यादा शक्ति हो, केंद्र के पास ज़्यादा शक्ति हो। जैसे हमने बात की थी, केंद्र सूची के कितने विषय हैं, 99 विषय, और राज्य सूची के पास 66 विषय, और स्थानीय या समवर्ती सूची के पास कितने हैं, 47 विषय। तो यहाँ सबसे ज़्यादा विषय किसके पास है, केंद्र सरकार। यानी कि थोड़ी बहुत ज़्यादा शक्ति तो है, लेकिन वो तीनों अपने मिलजुल कर काम करती है। जैसे भारत, स्पेन, बेल्जियम है। तो इसके साथ साथ भारत को ध्यान में रखना, भारत में कौन सी व्यवस्था है, तो यहाँ पर कौन सी व्यवस्था है, अर्धसंघात्मक या अर्धसंघीय व्यवस्था है। कहाँ पर पाई जाती है, भारत में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे भारत है, और भारत में कौन सी है, अर्धसंघीय, कौन सी है, अर्धसंघीय व्यवस्था। अर्धसंघीय व्यवस्था है, कहाँ पर है, भारत में है। और इसके उदाहरण की बात करें तो स्पेन, बेल्जियम, यहाँ पर क्या पाई जाती है, राज्यों की तुलना में केंद्र के पास क्या है, अधिक शक्तियाँ। स्पेन है, बेल्जियम है, ये उदाहरण लिखते रहना आप। स्पेन और बेल्जियम में क्या है, राज्यों की तुलना केंद्र के पास अधिक शक्तियाँ होती है या शक्तिशाली होता है। यहाँ होता क्यों है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बड़ी विविधता है, और विविधता के कारण यहाँ क्या होती है, शक्ति ज़्यादा किसके पास होती है, केंद्र के पास होती है। क्योंकि विविधताओं वाला देश कौन सा है, भारत है। तो ऐसे अनेक ऐसे देश है जहाँ पर विविधता पाई जाती है, लेकिन इस कारण से अधिक शक्तियाँ कौन रखता है, केंद्र रखती है। इसके बाद की बात करें, विषयों की सूची की बात करें, यहाँ से क्वेश्चन कभी कभार क्या पूछा ही जाता है अधिकतर, कि विषयों की सूची की बात करें, विषयों की सूची मैं यहाँ लिख रहा हूँ, विषयों की सूची। अब विषयों की सूची यानी कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और कौन सी, समवर्ती सरकार, यानी 3 सरकार है यहाँ हमारे पास। केंद्र सूची या केंद्र संघ या संघ सूची इसको कहते हैं। केंद्र की बात करें तो एक तो होगी केंद्र को संघ भी कहा गया है, संघ सूची। कौन सी सूची, संघ सूची। अब ऐसे मामले जो किसके अधिकार क्षेत्र में हो, केंद्र के पास हो, केवल जो भी काम है यानी कि राष्ट्र महत्व के कोई विषय है उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, केंद्र को। राष्ट्रीय विषय के कानून, विषय के महत्व के कानून है, राष्ट्र के या राष्ट्रीय स्तर के कोई कानून है तो उस कानून पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, केंद्र को है। जबकि जैसे कौन से हैं, ऐसे कौन से हैं, तो ऐसे भी बात करें कि सुरक्षा या कोई विदेश नीति है या बैंकिंग है या सूचना प्रसारण, तो इस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, केंद्र को। तो यहाँ आप याद रख लेना कि कौन कौन से, सुरक्षा, विदेश नीति, मैं लिख ही देता हूँ,
सुरक्षा है, विदेश नीति है, विदेश नीति है, सूचना प्रसारण है, सूचना प्रसारण है। तो ऐसी चीज़ों पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? केंद्र को। या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कोई कानून बनाने हो तो उन पर भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? केंद्र को। अब आती है राज्य सूची। राज्य सूची की बात करें, राज्य सूची, राज्य सूची। अब राज्य सूची की बात करें तो यह इसको राज्य सूची, और इसी राज्य सूची की बात करें तो यहाँ जो विषय है, यानी कि जो स्थानीय महत्व के विषय यानी कि उस क्षेत्र के विषय या राज्य के महत्व के कोई विषय होते हैं, उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? राज्य सूची की। यानी कि राज्य स्तर के कानून, राज्य स्तर के कोई कानून है तो उन पर, या स्थानीय स्तर के कोई कानून है तो उन पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? राज्य सूची को है। और ऐसे जैसे कानून कौन कौन से होते हैं, जैसे पुलिस है, व्यापार है, वाणिज्य है, कृषि है, सिंचाई है, तो इन पर सब पर कानून बनाने का अधिकार किसका है? राज्य सूची का है। यानी कि कौन कौन से? पुलिस है, व्यापार है, वाणिज्य है, कृषि, सिंचाई। लिख देता हूँ, पुलिस, पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई। ऐसे कानूनों पर, ऐसी चीज़ों पर या ऐसे विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको? राज्य को है। आगे हम बात करें समवर्ती सूची। समवर्ती सूची क्या होती है? जैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार यानी कि दोनों इस पर क्या कर सकती है? कानून बना सकती है। समवर्ती जो सूची होती है, समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसका रहता है? केंद्र और राज्य का। यानी कि केंद्र सरकार का भी होता है और राज्य सरकार का भी होता है। अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर क्या बनाती है? यहाँ कानून बनाती है। कभी कभार राज्य सरकार के कानून मान भी लिए जाते हैं, और यदि कोई टकराव की स्थिति हो जाए तो उस पर सर्वमान्य या सर्व अंतिम निर्णय किसका माना जाएगा? केंद्र सरकार का माना जाएगा। तो ये ध्यान में रखना, समवर्ती सूची के जो भी विषय हैं उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य का होता है। लेकिन उस टकराव की, दोनों के मध्य कोई टकराव स्थिति उत्पन्न हो जाए तो उस समय फिर कानून किसका मान्य होगा? केंद्र सरकार का मान्य होगा। ऐसे विषय कौन से हैं? जैसे शिक्षा है, वन है, विवाह है, दत्तक है, उत्तराधिकारी है। तो शिक्षा, वन, उत्तराधिकारी, या हम बात करें दत्तक है, ऐसे यानी कि एडॉप्ट है, जिसको कहा गया दत्तक, एडॉप्ट यानी गोद लेना। तो ऐसे विषय पर कानून बनाने का अधिकार किनका है? इन दोनों का है। एक और अपने पास रहता है कि अविशिष्ट शक्तियाँ, जो केवल केंद्र के पास होती है, जैसे साइबर क्राइम है, चोरी है, डकैती है, बलात्कार जैसी घटनाएं हैं, तो इन पर कानून बनाने का अधिकार किसका है? केंद्र सरकार है। वो कौन सी है? अविशिष्ट शक्तियां। तो यहाँ चार प्रकार की हमने शक्तियां पढ़ी। केंद्र सरकार में कितने विषय? 99 विषय आते हैं। केंद्र सरकार में कितने विषय आते हैं? 99 विषय आते हैं। 99 विषय कौन से? जैसे सुरक्षा है, विदेश नीति है, सूचना है, प्रसारण है। तो इन सब पर कानून बनाने का अधिकार किसका है? केंद्र का है। यानी कि राष्ट्रीय विषय के महत्व के जो अधिकार है या उनके विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको दे रखा है? संघ सूची को या केंद्र सूची को। अब हम आगे इसके अलावा केंद्र और राज्य की बात करें तो राज्य सूची में राज्य स्तर या स्थानीय स्तर के जो कानून बनते हैं वो किसके द्वारा बनाए जाएंगे? राज्य के द्वारा बनाए जाएंगे। जैसे पुलिस है, व्यापार है, वाणिज्य है, कृषि है, सिंचाई है, तो इन सब पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? राज्य सूची का। और हम बात करें जैसे समवर्ती सूची है, अब समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों सरकार कानून बना सकती है, लेकिन विवाद की स्थिति में कानून किसका मान्य होगा? केंद्र का मान्य होगा। इसके अलावा इसमें कौन से विषय आते हैं? तो जो समवर्ती सूची है इसमें विषय आते हैं जैसे शिक्षा है, वन है, विवाह है, दत्तक है या उत्तराधिकार है। ऐसे विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसका है? समवर्ती सूची का। एक और सूची है अविशिष्ट शक्तियाँ, जो अंतिम है, केंद्र सरकार के पास रहती है इसकी शक्तियाँ। जैसे साइबर है, साइबर क्राइम से संबंधित है, जैसे चोरी है, डकैती है, बलात्कार से संबंधित, ऐसी घटनाओं पर कानून बनाने का अधिकार किसका है? केंद्र सरकार का है। चलिए, संघवाद की आपने यहाँ तक बात की, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद में हम आगे की और बात करें। चलिए आगे बात करते हैं। भारत की संघीय व्यवस्था भाषा के आधार पर। भारतीय संघीय व्यवस्था, भारत की संघीय व्यवस्था भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर, क्योंकि देश आज़ाद हुआ था और देश आज़ाद होने 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद में राज्य जो भी रजवाड़े थे उनको मिलाने का प्रयास किया गया और मिलाया भी गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो भूमिका थी राज्य के या रजवाड़ों को मिलाने का, भारत में एकीकरण किया गया। उसके बाद की बात करें यानी कि भाषा के आधार पर, यहाँ कईयों को तो भाषा के आधार पर विवाद था, तो कई ये सोच रहे थे कि हाँ हमारे ऊपर ये भाषा लाद दी जाएगी, ये हो जाएगा। तो इस आधार पर, भाषा के आधार पर कई विवाद भी हो और उनको इसमें मिलाया भी गया। तो भाषाई राज्य जो थे वो दो प्रकार से बटे। भाषाई राज्य की बात करें तो दो प्रकार से बटे थे। वो दो प्रकार कौन कौन से थे? जैसे भाषाई आधार की बात करें, यानी भाषाई आधार पर कितने प्रकार से? दो प्रकार से भाषा के आधार पर राज्यों का बंटवारा किया गया, राज्यों को बांटा और एकीकरण में शामिल किया। तो यानी कि दो प्रकार से भाषा के आधार पर। किसके आधार पर? भाषा के आधार पर। और भाषा के आधार कितने थे? दो। और दोनों के आधार कौन कौन से थे? जैसे एक भाषा तो एक भाषी क्षेत्र, जहाँ एक ही भाषा के लोग क्या हो, बोलने वाले हो, एक भाषी क्षेत्र। पहला कौन सा हुआ? एक भाषी क्षेत्र, जहाँ पर एक ही प्रकार की क्या हो, भाषा हो, एक ही
प्रकार की बोली जाने वाली भाषा हो, बोली जाने वाली भाषा हो, और उसके आधार पर क्या किया गया, एक किया गया या राज्यों का गठन किया गया। जैसे बात करें तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में क्या थी, एक भाषा के लोग थे, तमिलनाडु और एक पश्चिम बंगाल। यहाँ बंगाली भाषा बोली जाती थी और यहाँ तमिल भाषा। तो इस कारण से तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल को क्या हुआ, एक भाषी क्षेत्र होने के कारण इनको राज्य में मिलाया गया, यानी संघवाद में शामिल किया गया। और दूसरी बात करें, जहाँ दूसरा कारण कौन सा, जहाँ पर एक भाषा के अलावा बहुत सारी भाषा हो। तो जब ये बंटवारा हुआ देश का, तो विभिन्न एक भाषी क्षेत्र तो रहे नहीं, क्योंकि जैसे बंटवारा होने के बाद कई भाषा क्षेत्र के वहाँ लोग रहने लगे, एक भाषा के क्षेत्र के अंदर वहाँ के लोग यहाँ आने लगे, वहाँ के लोग वहाँ जाने लगे, पाकिस्तान की तरफ जाने लगे। तो ऐसे में ये कहे कि भारत एक पूरी तरह से ऐसा हो रहा था, बिखर रहा था। तो उनको एक करने के लिए किसी को एक भाषा के आधार पर एक कर लिया गया, और किसी को संघवाद में क्या हुआ, दूसरी यानी कि एक प्रकार से ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं के लोगों को क्या किया गया, गठन किया गया। तो भूगोल, जातीय, संस्कृति के आधार पर। दूसरा हम बात करें, दूसरा भूगोल, जातीय संरचना के आधार पर या संस्कृति के आधार पर गठन किया गया। यानी कि जहाँ पर भूगोल, जातीय, संस्कृति के आधार पर इन तीनों को देखते हुए वहाँ पर क्या कर लिया, राज्यों का गठन कर लिया। जैसे नागालैंड, उत्तराखंड है, झारखंड है, नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड, इन राज्यों को बस किसके आधार पर, भूगोल, जातीय और संस्कृति के आधार पर इनका क्या किया गया, गठन किया गया। नागालैंड को नागालैंड भी कहते हैं, उत्तराखंड, झारखंड, इन तीनों को ऐसे यानी कि भूगोल, जातीय, संस्कृति के आधार पर क्या किया गया, गठन किया गया। अब यहाँ बात करें कि भाषा के आधार पर तो कर लिया गया, लेकिन अब ये तो नहीं कि भाषा नीति क्या थी। वहाँ पर भाषा नीति की बात करें तो भारत के संविधान में किसी भी भाषा को क्या नहीं दिया गया, एक भाषा को दर्जा नहीं दिया गया, यानी कि राष्ट्रभाषा नहीं बनाई गई। तो ये आपको ध्यान में रखनी कि भाषा नीति क्या थी, भाषा नीति। अब भाषा नीति की बात करें तो भारत में किसी भी एक भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित नहीं किया। क्या नहीं किया, राष्ट्रभाषा घोषित नहीं किया। ध्यान में रखना, राष्ट्रभाषा घोषित नहीं किया गया। हिंदी को किया जा सकता था, किसको किया जा सकता था, हिंदी भाषा को किया जा सकता था। लेकिन हुआ क्या, हिंदी बोलने वाले कितने थे, 40% ही थे, बाकी के तो थे ही नहीं। पूरे 100%, 90%, 80% लोग रहते तब तो हिंदी भाषा को क्या बना लिया जाता था, राष्ट्रभाषा बना लिया जाता। लेकिन यहाँ पर तो 40% लोग ही क्या है, हिंदी भाषा जानने वाले, बाकी तो तमिल, तेलुगु, यानी बहुत सारी भाषाएं हैं अपने, मैथिली, डोगरी, मैथिली, संताली, अनेक भाषाएं हैं जो क्या कर सकते हैं हम। एक भाषी क्षेत्र तो नहीं है। यहाँ टोटल भाषाओं की बात करें तो यहाँ टोटल भाषाएं 1300 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं, 1300 भाषाएं। यानी भाषा नीति की बात करें तो यहाँ भारत में कितनी भाषाएं हैं, 1300 भाषाएं। अब 1300 भाषाओं को कैसे एक किया जाए, तो बहुत सारी भाषाएं, यानी कि बहुत सारी भाषा होने के कारण एक भाषी क्षेत्र नहीं बनाया जा सकता, या एक भाषा के आधार पर राष्ट्रभाषा घोषित नहीं की जा सकती। तो हिंदी को छोड़कर बाकी 21 भाषाओं को अनुसूचित, यानी कि हिंदी को छोड़ दिया, और हिंदी को छोड़कर 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया। अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया। तो ये ध्यान में रखना। अब और भी बात करें तो भारत में एक अपना लास्ट टॉपिक बचता है कि भारत का विकेंद्रीकरण। भारत में विकेंद्रीकरण से सबको समझ में आ रहा होगा कि भारत में इतनी बड़ी भौगोलिक व्यवस्था होने के कारण, यानी कि विविधता पाई जाती है, और इतना बड़ा क्षेत्र है, जनसंख्या के आधार पर भी बात करें तो बहुत बड़ा क्षेत्र है। तो भारत फर्स्ट स्थान पर है अभी जनसंख्या की बात करें तो ऐसी स्थिति में भारत में विकेंद्रीकरण होना जरूरी था, और इस विशाल जनसंख्या को देखते हुए विकेंद्रीकरण किया गया। यानी कि 2 सरकारों से देश चलाना बहुत मुश्किल काम है। यानी कि भारत का एक विशाल देश है, जहाँ हम बात करें विकेंद्रीकरण, भारत में विकेंद्रीकरण। अब भारत में विकेंद्रीकरण की बात करें तो एक विशाल देश है। क्या है, विशाल देश है, जनसंख्या की दृष्टि से मान लीजिए या क्षेत्रफल की दृष्टि से मान लीजिए, एक विशाल देश है। और इस विशाल देश में 2 स्तरों की सरकार से काम नहीं चलने वाला, 2 स्तरों की सरकार से काम नहीं चल सकता। अब ऐसी स्थिति के लिए नहीं चल सकता, तो अब क्या करें, तो भारत सरकार ने ये देखा कि हाँ, यहाँ मुश्किल है काम चलाना 2 सरकारों से, हमारे को एक तीसरी सरकार का निर्माण और करना चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने 1992 में भारत ने विकेंद्रीकरण किया। कब किया भारत ने विकेंद्रीकरण किया था 1992 में विकेंद्रीकरण किया। और यहाँ पर क्या हुआ, एक 73वां संवैधानिक संशोधन और एक किया गया 74वां संवैधानिक संशोधन। तो 2 संशोधन किए गए, और दोनों संशोधन के तहत यहाँ कुछ
तीसरी सरकार का या स्थानीय सरकार का गठन कर दिया गया 73वें संवैधानिक संशोधन में, यानी पंचायती राज का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? पंचायती राज का। तो ध्यान में रखना, पंचायती राज का गठन, पंचायती राज का गठन। और यहाँ बात करें 74वें संवैधानिक संशोधन में क्या किया गया? जो नगरीय प्रशासन था या नगरीय स्वशासन था, उसका गठन किया गया। नगरीय स्वशासन का, नगरीय स्वशासन का, नगरीय स्वशासन का गठन। अभी यहाँ एक तो पंचायती राज का गठन कर दिया गया, एक नगरीय स्वशासन का गठन कर दिया गया। पंचायती राज का गठन किया गया था, उसमें 3 स्तर की सरकार बनाएगी। कितने स्तर की? 3 स्तर की सरकार बनाएगी। पंचायती, यानी कि हम बात करें जैसे यहाँ लिखते हैं हम, एक तो पंचायती राज में तो क्या बना? एक तो सरकार बनी ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत जो पंचायत पर आधारित रहेगी। दूसरा पंचायत समिति, पंचायत समिति यानी कि ये पंचायत समिति के आधार पर काम करेगी, यानी कि एक तहसील के रूप में काम करेगी। तीसरा जिला परिषद, तीसरा कौन सा है? जिला परिषद, जिला परिषद। ये 3 स्तर की सरकार बनाएगी। कहाँ पर? 73वें संवैधानिक संशोधन में पंचायती राज के गठन में। अब नगरीय स्वशासन की बात करें तो नगरीय स्वशासन में क्या हुआ? नगरीय स्वशासन की बात करें तो नगरीय स्वशासन, नगरीय स्वशासन में भी 3 स्तर की सरकार बनी। कितने स्तर की सरकार बनी? 3 स्तर की सरकार बनी। और 3 स्तर की सरकार कौन कौन सी? एक तो पहले की बात करें नगर पालिका, नगर पालिका, एक बनाएगी नगर निगम, नगर निगम, और एक नगर परिषद। क्योंकि इसे ग्राम पंचायत या पंचायती राज का गठन 11वीं अनुसूची के तहत किया गया और यहाँ 12वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची नगरीय स्वशासन है। 11वीं को देखते हुए उन्होंने 12वीं अनुसूची भी जोड़ी और 12वीं अनुसूची में क्या लिखा? नगरीय स्वशासन की सरकार बनाई, नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद, 3 स्तर की सरकार बना दी गई। तो आपको ध्यान में रखना है 73वां संवैधानिक संशोधन 1992 में हुआ और भारत में एक विकेंद्रीकरण हुआ। विकेंद्रीकरण का मतलब यही हुआ कि 2 सरकारों से काम नहीं चल रहा था, तो यहाँ 3 सरकारों की एक पहल की गई और तृतीय सरकार बनाई गई स्थानीय स्तर पर, यानी कि गाँवों में। और गाँवों को देखते हुए उन्होंने 74वां संवैधानिक संशोधन कर दिया और शहरों में भी ऐसी व्यवस्था लागू करने के लिए उन्होंने नगरीय स्वशासन की सरकार बना दी, नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद। चलिए, आपका संघवाद जो लेसन था वो कंप्लीट हुआ और हमें अगला कोई तीसरा एक नया चैप्टर लेकर आएंगे। तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जय हिंद, जय भारत।